नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाव स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक आज अभी हमारे साथ जुड़े उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की एडवांस में तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं और वो आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। तो अपने सवाल कैसे पूछने हैं वो तरीका जान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब पर जाइए और अपने सवाल हमें भेजिए। याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिए हुए हैं और आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये जरूर बताइए। उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल यानी मंगलवार को मिलेगा। जिन सवालों को आपने शुक्रवार को पूछा था उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे साहब जुड़ रहे हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ नंदिश शाह भी जुड़ रहे हैं, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट फंडामेंटल एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस से। थैंक यू सो मच आपका भी नंदिश इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप बाजार को देखें तो गिरावट पर बंद हुआ बाजार, ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। 26,175 ये लेवल जो रहे वो निफ्टी के रहे। 27 अंकों की एक गिरावट और बैंक निफ्टी 71 अंक गिरकर 59,681 के स्तर पर बंद हुआ। अगर हम बात करें निफ्टी के गेनर्स की तो टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स यहाँ पर लगभग 2% की तेजी नजर आई। बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ पर लगभग 1.25% से ज्यादा की तेजी नजर आई। इसके अलावा मारुति सुजुकी 1.25% चढ़कर बंद हुआ। HCL टेक, कोटक महिंद्रा बैंक में भी लगभग 1.5%, 1 से 1.5% तक की तेजी नजर आई। गिरावट कहाँ रही? मैक्स हेल्थ केयर लगभग 2.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ, निफ्टी का टॉप लूजर बना। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो भी दबाव का शिकार हुआ। बात करें बजाज फिनांस, सन फार्मा, ट्रेंट और अडानी इंटरप्राइजेस की तो यहां पर भी लगभग 1 से 1.25% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे कि डिक्लाइंस का पलड़ा भारी रहा। आज 1655 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए और 1257 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा, पूरा हाल। और अब चलते हैं, सबसे पहले हरीश जी आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए, बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ, एक्सपेक्टेड था, जब रिकॉर्ड हाई लग गए थे तो मुनाफा वसूली तो आनी ही थी। फिर भी अच्छी चीज है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स इंटैक्ट हैं, भले ऊपरी स्तरों से अभी भी अगर बाजार हल्का हुआ है तो। शांत जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो आज तीसरा दिन है जहाँ की निफ्टी देखा जाए तो एक नया ऑल टाइम हाई टेस्ट किया। लेकिन ऊपरी तरफ से थोड़ा बहुत बिकवाली देखने मिल रहा है निफ्टी में। अगर देखा जाए तो लास्ट 3 दिनों से सेम नजरिया है, रवैया देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जब तक 26,277 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर नहीं टिकता है, तब तक इस तरह का थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है। लेकिन अभी भी चार्ट पे एक सेटअप देखा जाए तो तेजी का रुझान है, कहीं पे भी मेजर वीकनेस नहीं है, थोड़ा हल्का सा डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है आरएसआई में। उसके चलते मुझे लग रहा है कि ऊपरी सोलन से बिकवाली देखने मिल रही है। अभी भी सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 26,100 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट से और 26,000 नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि ये जो डिप्स मिलता है बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मुझे लग रहा है कि 26,100 के आसपास मिलता है तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है और 26,000 का स्टॉक पर खरीदारी कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही था। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक नया हाई बनाया इंटरडे में, उसके बाद थोड़ा बहुत बिकवाली देखने मिली। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो थोड़ा ऑलरेडी मार्केट्स इंडेक्स थोड़ा ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच है, हो सकता है कि थोड़ा माइनर डिप्स देखने मिले जहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं 59,450 से लेकर 500 के आसपास। अगर ये डिप्स मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी एक खरीदारी की मौका बन सकता है। जहाँ पे ऊपरी लेवल पे देखा जाए तो 60,000 का जो लेवल है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर टिक गया तो मुझे लग रहा है कि और भी तेजी देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेवल जो बनेंगे 60,500 और 61,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ओवरऑल दोनों में मार्केट में तेजी है, लेकिन जिस तरीके से एक डिप मिल रहा है ये बिल्कुल अच्छा मौका बन सकता है बाइंग के लिए। चलिए, तो ये एक मौका बाय ऑन डिप्स की रणनीति के तहत आ सकता है। नंदिश, हमें बताइए सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम कुछ रणनीति जानना चाहें तो वो क्या होंगी? हमको एनबीएफसी स्पेस अभी भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जितने भी रेट कट्स उन्होंने आरबीआई ने अभी तक जो अनाउंस किए हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एनबीएफसी स्पेस होगा।
प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, प्लस कैपिटल मार्केट थीम। एंड ओवरऑल हमको ऐसा लगता है कि जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन थीम है उसमें फोकस करना चाहिए और वहीं ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। जमशन और इसके साथ ही एनबीएफसी यहाँ पर फोकस कीजिए। अब बढ़ते हैं आपके सवालों की ओर और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र से संगीता जी का सवाल आया है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इन्होंने खरीदा है, 100 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 298। शॉर्ट टर्म का जो है वो नजरिया लेकर चल रही हैं, तो फिलहाल इनको 3350 का नुकसान हो रहा है। 298 की बाइंग ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स में। बताएं हरीश जी, क्या राय होगी शॉर्ट टर्म के लिए? प्रशांत जी देखिए पिछले हफ्ते में हम न्यूज के चलते स्टॉक में एक बड़ी सी गिरावट देखने मिली थी और जो गिरावट है और एक्सटेंड होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल के लिए देखा है तो जो है सेलिंग प्रेशर अभी रुकने का नजर अभी तक नहीं आ रहा है, क्योंकि सपोर्ट देखा है तो और थोड़े नीचे लेवल्स पे है, जहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं 230 225 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि वहां तक और डिप देखने मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक सेल ऑफ देखने मिला है रिसेंटली, हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के लिए पुल बैक्स देखने मिले। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत वीकनेस बिल्कुल है, और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर पुल बैक्स आता है तो एग्जिट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऑल्दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अच्छे ट्रांसफॉर्मर कैपिटल गुड्स का स्टॉक है, लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का ब्रेक आउट दिया है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन है और एक्सटेंड हो सकता है। तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 280 से लेकर 290 के आसपास ही रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि मेजर इसमें रिवर्सल अभी तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा डाउन ट्रेंड और एक्सटेंड हो सकता है। तो डाउन ट्रेंड और एक्सटेंड हो सकता है, ये राय मिलती हुई। अनिरुद्ध का सवाल लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर राय जानना चाहते हैं। 2400 शेयर हैं, 105 के भाव पे इन्होंने लिया है और फिलहाल 24,400 के ऊपर का नुकसान झेल रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन, नंदिश क्या राय बन रही है? 105 की खरीदारी है। सर एनटीपीसी ग्रीन हमारे कवरेज में नहीं है, बट अगर मैं पूरे सेक्टर की बात करता हूँ, इफ आई कंपेयर इट विद सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, वो सब के सब अभी भी बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ डिमांड इश्यूज फॉर द पावर, ये इस सब में भी ओवरऑल कंसोलिडेशन फेज ही देखा है। लेकिन जैसे जैसे पावर की डिमांड पिकअप होगी तो एनटीपीसी ग्रीन, आइनॉक्स विंड, सुजलॉन और एक्मे सोलार में ओवरऑल तेजी बढ़त रहनी चाहिए। तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एनटीपीसी ग्रीन इनको होल्ड करना चाहिए। एनटीपीसी ग्रीन तब होल्ड करिए अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। अगला सवाल रोहित तिवारी का है। इन्होंने बीएसई लिमिटेड खरीदारी की हुई है 3000 के भाव पे और यहां पर इनके पास 400 शेयर हैं। तो ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है और यहां पर 45,300 के ऊपर का नुकसान होता हुआ। बताएं हरीश जी, बीएसई लिमिटेड लग रहा है कि 3000 का भाव या उसके ऊपर के भाव आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं? प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला था। रिसेंटली हमने करेक्शन के बाद देखा जाए तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 2000 के करीबन से रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। लग रहा है कि ऑलमोस्ट स्टॉक अभी 2-3 हफ्तों में ही देखा जाए तो निचले लेवल से ऑलमोस्ट 15-20% का गेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि देख जो लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस। और रिसेंट जो हाइस थे 3019 का, अगर ये लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा तेजी देखने मिल सकती है। जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे 3250 से लेकर 3400 के आसपास तक। तो ओवरऑल चार्ट्स तेजी का ही है। जिस तरीके से करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा टाइम पीरियड लगे, लेकिन ओवरऑल तेजी का स्ट्रक्चर है तो बने रहना चाहिए। तो बने रहने की आपको सलाह बीएसई लिमिटेड पे। शशांक दिल्ली से इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। थॉमस कुक के शेयर हैं इनके पास 5000 और इनकी जो खरीदारी का स्तर है नंदिश वो 157 का है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं 1 से 2 महीने का। बताइए क्या राय होगी थॉमस कुक पे? सर थॉमस कुक हमारे कवरेज में नहीं है तो मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं दे पाऊंगा। हरीश, आप बताइए थॉमस कुक का क्या राय बन रही है? 157 की बाइंग है। प्रशांत जी, अगर देखा है तो स्टॉक प्राइस थोड़ा वॉलेटाइल है। बिल्कुल रिसेंट एक
डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था। स्टॉक प्राइस में अगर इनका शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुझे लग रहा है कि 144 का एक सपोर्ट है, उसके स्टॉप के साथ थोड़े बने रह सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो स्टार्ट स्ट्रक्चर है उसके चलते बड़ी तेजी तो कहीं नजर नहीं आ रही अभी के लिए, लेकिन एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 144 का लेवल होल्ड कर पाता है तो। ऊपर की ओर 160 से लेके 165 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि उसी के आसपास ही इनको एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो एक विशेष रणनीति आपको थॉमस कुक में। संदीप जाधव का सवाल लेते हैं, मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। ओबरॉय रियल्टी है इनके पास, 1700 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है ओबरॉय रियल्टी, और 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी, हालांकि आज रियल्टी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, ओबरॉय रियल्टी भी आज 0.25% टूटा, लेकिन इनका नंदिश नजरिया 1 साल का है। बाइंग प्राइस बता देता हूं 1700 की। रियल्टी पर हमारा न्यूट्रल रेटिंग है, तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इनको होल्ड करना चाहिए। ये स्लो एंड स्टेडीली एब्रॉय एक अच्छी स्पेस में, बॉम्बे में अच्छा मार्केट शेयर है उनके पास, और इनके पास जो भी प्रोजेक्ट्स है दैट इज मेनली इनटू द प्रीमियम एंड द लग्जरी स्पेस। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एब्रॉय रियल्टी 1 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। इन्वेस्टर हैं तो 1 साल के लिए बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। गोल्डी पंजाब से इन्होंने सवाल पूछा है। टाटा पावर है इनके पास, 1200 शेयर हैं, 448 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। इनका नजरिया भी लॉन्ग टर्म का है, चूंकि लॉन्ग टर्म का ही नजरिया है इसलिए नंदिश मैं आपके पास ही आऊंगा। बताइए टाटा पावर पे क्या राय बन रही है 448 की बाइंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म व्यू? सर टाटा पावर पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, और जो भी ये इसमें अभी जो रिसेंटली हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस, और जो भी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है फॉर द पावर सेक्टर, उसमें हमको लगता है कि टाटा पावर वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। स्लो एंड स्टेडीली उनका जो भी मुंद्रा का भी एक पोर्ट है, एक जो पावर प्लांट है, इज लाइकली टू गेट टर्न अराउंड, और टाटा पावर इज इन द बेस्ट स्पेस करंटली इन द अक्रॉस पावर सेक्टर स्पेक्ट्रम। तो हमारा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, और अगर ये 1 साल के व्यू के प्लस के पास इनका व्यू है तो इनको ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। चलिए, तो 1 साल के नजरिए से आपको बने रहने की सलाह। अशोक जैन का सवाल अगला लेते हैं, हिंदुस्तान जिंक पर राय जानना चाहते हैं। 1000 शेयर्स हैं इनके पास और 515 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। आज हमने देखा हिंदुस्तान जिंक में न्यूज फ्लो की वजह से अच्छी तेजी, 3% चढ़कर बंद हुआ हिंदुस्तान जिंक का शेयर। बताइए, और यहां से 1 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं हरीश जी, हिंदुस्तान जिंक 1 मंथ का व्यू, क्या राय होगी? प्रशांत जी, बिल्कुल अगर देखा है तो सिल्वर के चलते मोमेंटम के साथ ये स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो टेक्निकली डिस्कस करते हैं, तो टेक्निकली देखा है तो 525 के आसपास एक हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन का रेजिस्टेंस है। अगर ये प्राइस निकाल देता है स्टॉक प्राइस, एक यहाँ से बड़ी सी तेजी देखने मिल सकती है। ओवरऑल चार्ट सिर्फ तेजी का ही है फिलहाल के लिए, इनको बने रहना चाहिए, लेकिन 525 के आसपास एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस है। अगर इनका नजरिया छोटा शॉर्ट टर्म का है तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। नहीं, अगर छोटा, अगर नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के लिए अगर होल्ड करना चाह सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि 525 के ऊपर एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, तो उनको बने रह सकते हैं। ऊपर की ओर अगर 525 का लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि 600 के लेवल तक भी चांसेस है ऊपर के ऊपरी स्थलों पे। तो ओवरऑल इनको बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो एक स्टॉप लॉस भी बता दूंगा। तो स्टॉप लॉस है मुझे लग रहा है कि 465 का है, 465 के स्टॉप के साथ इनको बने रहना चाहिए। 465 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहने की आपको सलाह। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। हमारे पास समय बहुत कम है, फटाफट से नंदिश अपनी कॉल्स बताइए। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है ऑन टीवीएस मोटर्स। अगर मैं नवंबर मंथ की बात करता हूं तो हमने देखा है कि नियरली 30% इंक्रीज हुआ है मंथ ऑन मंथ सेल्स नंबर फॉर टीवीएस मोटर्स, और आगे जाके उन्होंने काफी अच्छा मार्केट शेयर लिया हुआ है, प्लस अच्छे खासे प्रोडक्ट लाइंड अप है फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर। तो हमको लगता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनको टीवीएस मोटर्स ये भाव पर भी लेना चाहिए। व्यू टीवीएस मोटर्स 4159 के लक्ष्य के लिए। हरीश जी, आपकी कॉल्स। प्रशांत जी, मेरे पास दो स्टॉक्स है। पहला एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक पोजिशनल में। शॉर्ट टर्म का है टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में बाय करने की राय रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सपोर्ट से
ऑलमोस्ट वही से रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। तो टारगेट्स बनेंगे 390 और 400 का टाटा मोटर्स में, और 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए टाटा मोटर्स के लिए। और दूसरा तरह के पोजिशनल बेसिस में रहेगा, जहां पे आईआईएफएल फाइनेंस है। हमने देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आईआईएफएल फाइनेंस एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो 620 से लेके 640 का टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 560 का। बहुत शुक्रिया करेंगे हरीश जी आपका इस राय के लिए। धन्यवाद हरीश जी, और इसके साथ ही नंदिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। in association